Audit is feared by most of the CS students, but still I scored 73 marks in audit using smart research-based approach and not by just रट्टा लर्निंग। तो हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि कैसे मैंने ऑडिट में 73 मार्क्स स्कोर किए। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा ऑडिट को लेकर, और आपको एक पूरा बर्डव्यू मिल जाएगा कि ऑडिट में कैसे स्ट्रेटेजी वर्क करती है और कैसे रिवीजन करना होता है। और लास्ट में आपको 1.5 डेज का प्लानर और जो एग्ज़ाम के 3 घंटे उसको भी कैसे मैनेज करना है वो भी पूरा बता के जाऊँगा। तो बस देखते रहिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम ये तो डिस्कस करेंगे कि ऑडिट में मैक्सिमम मार्क स्कोर कैसे करने, बट उससे भी पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि ऑडिट को डर क्यों लगता है। पूरे समाज में ऐसा माहौल क्या फैला हुआ है कि ऑडिट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इसमें मार्क स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसके मोस्टली मैं 2 रीज़न सोच सकता हूँ कि पहला कॉमन रीज़न तो ये है कि ऑडिट की जो इंग्लिश है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो अंग्रेजों ने लिख दिया था और फिर वो सेम थिंग हम इंडियन ने कॉपी पेस्ट कर ली, इसलिए इसका इंग्लिश है जो ब्रिटिश इंग्लिश है। तो इसके लिए भी एक रीज़न है कि वो लैंग्वेज थोड़ा याद करना डिफ़िकल्ट होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ऑडिट में अभी बच्चा फाउंडेशन से पढ़ के आया है, उसको आप इतने भारी भारी कीवर्ड पढ़ा देते हो कि वो कीवर्ड सुन के उसके दिमाग में कोई इमेज ही नहीं बन रही। और जब कोई भी वर्ड की अगर इमेज ही नहीं बन रही दिमाग में, तो फिर वो याद कैसे रखेगा और समझ में कैसे आएगा कि बच्चा फाउंडेशन से पढ़ के आया भाई, उसको तुम पढ़ा रहे हो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एनोमली, भाई एडवांस कॉन्सोर्टियम। भाई क्या होता है कॉन्सोर्टियम सुन के तो भाई गूगल ट्रांसलेट भी मना कर दे रहा है कि क्या होता है कॉन्सोर्टियम का मीनिंग। बट उसके डरने की बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। इसको डील कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे, बस देखते जाइए पूरा वीडियो। सभी डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी पूरी जर्नी को बदल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जब लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ लेक्चर ही देखते हैं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। उससे होता क्या कि जब वो बाद में लास्ट के 3 मंथ्स में रिवीजन करने जाएंगे तब वो अच्छे से कुछ रिकॉल नहीं हो पा रहा होगा। और फिर यूजुअली सब स्टूडेंट करते हैं ऐसे 2 ग्रुप में से एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाते हैं। बट आपके साथ भी ऐसी सेम थिंग ना, उसके लिए क्या करना है, आपको डेली एक क्वेश्चन ऑफ द डे आपको लिख के जाना है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, वो सेम टॉपिक का क्वेश्चन आपको ICI मॉड्यूल या कोई भी अदर मटेरियल्स में से उठाना है, वो क्वेश्चन आपको लिख के सोना है। तो जब आप ये क्वेश्चन लिखोगे तब होगा क्या कि बहुत सारे पॉइंट आपने पढ़ के लिखा, तो ऐसे पॉइंट होंगे कि आप अभी भूल जाओगे और आप टिक कर दोगे। और फिर जब नेक्स्ट रिवीजन में जाओगे तो आपको हाईलाइट होगा कि नहीं, जब पहली बार मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे लिखा था तब ये पॉइंट था, वो मैं भूल गया था। उससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन तो होता ही है, बट उससे भी अच्छा फ़ायदा क्या होता है कि कैसे आपकी राइटिंग स्पीड और प्रेजेंटेशन टिप्स है वो कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और द सेम थिंग इज मेंशन इन एटॉमिक हैबिट्स दैट इवन इफ यू इम्प्रूव योर सेल्फ बाय 1% एवरी डे, यू विल एंडेड अप विथ रिजन नियरली 37 टाइम्स बेटर आफ्टर 1 ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1% भी बढ़ाते हो तो 37 टाइम बेटर आप बन सकते हो ओनली 1 ईयर में। और फ्रेंड्स, हमारे लिए 1% क्या है कि डेली का एक क्वेश्चन लिखना है। एक क्वेश्चन में टाइम कितना लगे, 10-15 मिनट लगेगा। और ये 10-15 मिनट का एक क्वेश्चन जो लिखोगे आप, वो पूरी जर्नी आपकी कैसे बदल देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे इज मस्ट। अब नेक्स्ट थिंग इसकी चैप्टर वाइज टेस्ट। अगर कोई मुझे बोले कि भाई चैप्टर वाइज टेस्ट को एक लाइन में डिफाइन करके बता, तो मैं उसको इतना ही कहूँगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट इज द वे टू क्लोज द चैप्टर एंड पुट इट ऑन अ साइड। कुछ जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट लिखते हो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने इसको प्रिपेयर करके अभी लिख दिया है और इसको मैं साइड में भी आराम से रख सकता हूँ और नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ सकता हूँ। और ऐसी सेम प्रोसेस आप मोस्ट ऑफ द चैप्टर के साथ कर लोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, वो अलग ही लेवल का होगा। और मेरी बात करूँ तो मैंने ऑडिट में 11 में से 10 चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट तभी लिख दिया था। तो आपको भी फ्रेंड्स सेम प्रोसेस फॉलो करना है कि कोई भी चैप्टर आपका आज ख़त्म होगा तो उसको मैक्सिमम एक या 2 दिन में प्रिपेयर करके उसका चैप्टर वाइज टेस्ट लिख के निपटा ही देना उस चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, अभी आपने डेली लेक्चर का साथ सिलेबस कंप्लीट कर दिया और साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट भी लिख दिए, और अभी एक टाइम आया कि जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया और आप भी ऑडिट का रिवीजन करने के लिए बैठे हैं। तो अभी होगा क्या फ्रेंड्स, ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार में तो किसी को याद ही नहीं रहता भाई, मुझे भी नहीं रहता था। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूशन तो सिर्फ सिंपल है भाई, एक ही है कि जब तक आपको ऑडिट याद नहीं रखता तब तक पढ़ना है। बट मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको एक मेथड दे सकता हूँ कि जो मैंने भी फॉलो करी थी और मुझे बहुत हेल्प की थी कि लॉन्ग टर्म इसके मेमोरी का रिटेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
तो मेथड क्या थी, फॉर एग्जांपल अभी आप 2 घंटे का स्टडी सेशन लगा के बैठे, तो जब भी 2 घंटे में अभी आपने पढ़ने स्टार्ट किया, ये पढ़ा भाई पढ़ा पढ़ा 30, फिर उसके बाद 30-40 मिनट बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि जब आप ऐसा फील करोगे कि नहीं भाई, जब तक मैंने शुरू से पढ़ा था एक माइंड में एक स्ट्रक्चर फ्लो क्लियर नहीं हो रहा है अभी। तो उसके बाद 30-40 मिनट का पीरियड हो आएगा, तब एक पीरियड आएगा, तो उसको क्या, तब आपको क्या करना है कि पहले पेज पे जहाँ पे स्टार्ट किया था उधर पे आ जाना है, और फिर से एक बार जितना पढ़ा, एक क्वेश्चन क्या था उसमें इतने इतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड थे, वो सब एक बार है ना घुमा लेना है, 2-3 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और फिर नेक्स्ट जो आगे की पढ़ाई उस पर जंप करना है। और सेम थिंग जब आप नेक्स्ट 30 मिनट्स बाद 40 मिनट्स बाद अंदर से ऐसी फीलिंग आए कि नहीं अभी एक स्ट्रक्चर्ड वे क्या है, उसको क्या माइंड मैपिंग बोलते हैं, कि माइंड में जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर नहीं हो पा रही, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है, ऐसा एक क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। और सेम थिंग आप जब 2 घंटे के बाद ब्रेक लेने के लिए उठो, तो भाई अभी 2 घंटा पढ़ लिया, तो भाई 5-10 मिनट और तो ज़्यादा पढ़ ही सकते हो, तो ऐसे 5-10 मिनट में एक बार फिर से एक बार क्यूमुलेटिव रिवीजन कर लेना है। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर्ड वे है ना, कि इसके बाद यही चीज़ आती है, यही चीज़ आती है, स्ट्रक्चर्ड वे पूरा क्लियर हो जाएगा, और आपके माइंड में पूरे क्वेश्चन या टॉपिक की माइंड मैपिंग बहुत ही बढ़िया वाली पड़ जाएगी। इससे क्वालिटी रिवीजन तो होगा ही, बट लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए भी आपको बहुत हेल्प। तो फ्रेंड्स अभी आपने 2 घंटे का स्टडी सेशन लगा के खड़े हुए, जब अभी ये खत्म नहीं होता, आपने सारे क्यूमुलेटिव रिवीजन भी कर लिया और सब पढ़ लिया, और अभी आपका एक लास्ट रिवीजन रह गया। जब आप लास्ट में जब सोने जाओ 10-11 घंटे पूरा दिन पढ़ने के बाद जब आप सोने जाओ, उसके पहले आपको 15-20 मिनट ऐसे निकालने, और पूरा 10-11 घंटे का पढ़ा उसका एक स्क्रिबल रिवीजन करना है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि स्क्रिबल रिवीजन एक्चुअल वर्क कैसे करता हो, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी आते हैं मेन थिंग पे। आपने पूरे चैप्टर का रिवीजन तो कर लिया, बट अभी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो बाकी रह गई, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और सारे चैप्टर पढ़ लिया, भाई अभी मुझे सब आ गया, अभी मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वही उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। वो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तब तक आपको अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, और एग्जाम में, और अल्टीमेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही लिखना है भाई, लिखना ही है, याद करके ही लिखना है। वहाँ आपको कोई बुक्स लेने नहीं आएगा कि नहीं नहीं भाई तो ये बुक्स ले तो लिख ले, वहाँ आपको खुद से एक्टिव रिकॉल करके ही आपको आंसर लिखना है एग्जाम में। तो सेम चीज़ और सेम प्रोसेस आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तब फॉलो करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा तब पहले तो ये समझ में, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई समझ में नहीं आएगा कि भाई क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हो, और जब आपको समझ में आएगा तो 50% काम तो उधर ही समाप्त हो गया आपका, कि नहीं भाई क्वेश्चन एक्चुअल ये चैप्टर में से ये टॉपिक में से पूछा है, और ये टॉपिक में भी ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, वो मैं इस क्वेश्चन में लिख सकता हूँ। तो ऐसे जब आप क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और आपकी जो रिकॉल पावर है वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इससे आपको क्या होगी, अल्टीमेटली एग्जाम में जब आंसर लिखने की बारी आएगी तब आपको कॉन्फिडेंस अलग ही हो। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं कि ऑडिट इतना लेंथी सिलेबस है, तो उसके साथ डील कैसे करना है। तो बट उसका अगर मैं आंसर दूँ आपको, तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। आपको वन थिंग एट वन टाइम उठा लेनी है, आपका पूरा काम हो जाएगा। और कोई भी आप वन चैप्टर उठाओ तो चैप्टर वाइज जब रिवीजन करते जाओ, उसका लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, उसका सीक्वेंस है बहुत लॉजिकल होना चाहिए। और लॉजिकल फ्लो डिसाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ICI की PDF है, वेट है, उसमें वेटेज डिफाइन किया हुआ है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ऑडिट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो उसमें क्या करना है, ऑडिट उसमें से वेटेज आपको देख लेना है कि ये चैप्टर का इतना इतना वेटेज है, और फिर जब आप रिवीजन करने बैठो तब जो जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है और रिलेटिवली ईजी भी है और जल्दी हो भी जाता है, ऐसा चैप्टर आपको फर्स्ट लेना है। एंड देन ऐसी पूरा एक सीक्वेंस आपको अपने हिसाब के स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से पूरा लॉजिकल फ्लो डिसाइड करना है। ऐसे पूरा अगर ऐसे आप डील करोगे ऑडिट के साथ, तो बहुत रिलेटिवली आपके लिए ऑडिट ईजी हो जाएगा। तो भाई अभी एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ऑडिट में 2 चैप्टर इतने खतरनाक है भाई कि उसके साथ डील कैसे किए हो। हर स्टूडेंट को एक बार तो ऐसे फील हुआ होगा कि नहीं भाई इतने लेंथी चैप्टर है भाई, ये तो एक बार तो मेरे को स्किप कर देना है। आप गेस कर सकते हो कि मैं कौन से चैप्टर की बात कर रहा हूँ। वही आइटम ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट भाई, और दूसरा हो गया अपना डिफरेंट एंटिटी वाला। इतना लेंथी चैप्टर भाई, किसी के हर कोई स्टूडेंट भाई एक बार तो ऐसा मन में आ ही जाएगा भाई ये चैप्टर नहीं पढ़ना है मेरे को। बट सॉल्यूशन क्या है उसका, चलो भाई अपना आइटम ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट उठा लेते हैं। उसमें आइटम ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट में आपको क्या करना है कि
ऐसा नहीं सोचना है कि आपको इतना बड़ा चैप्टर भाई मैं कब पढ़ूंगा, कि कब होगा ये सब, बट आपको एक सिंपल अप्रोच ही फॉलो करना है कि इतना बड़ा चैप्टर है, आपको सोचना ही नहीं है भाई इतना बड़ा चैप्टर, आपको पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देना है और हर रोज एक टुकड़ा पढ़ लेना है, फिर 3-4 टुकड़ों में डिवाइड करोगे, हर रोज एक टुकड़ा ही पढ़ना है आपको। और आपको ऐसा फील करना है कि नहीं भाई मेरा आज एक चैप्टर हो गया। तो मैं कर तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं 1.5 डेज में आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो आपको 1.5 डेज के पहले वाला जो रिवीजन कर रहे हो, मे बी आपका सेकंड और थर्ड रिवीजन होगा, वो थर्ड रिवीजन क्लोज करके आप जब नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाने जा रहे हो तब आपको एक प्लानिंग पूरी कर लेनी है कि नहीं भाई मेरे को 1.5 दिन मिलेगा लास्ट में, वो 1.5 दिन में क्या क्या पढ़ना है। बिकॉज 1.5 डेज में ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि भाई 100% सब कवरेज करके चले जाओ आपको, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपना वो पूरा 1.5 डेज का अलोकेट कर देना है। और उसमें भी ध्यान रखना है, वो वेटेज वाला बताया था ना, उसमें भी ऐसे ही सेम ही थिंग फॉलो करनी है, जितना चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है वो ईजी है वो आपको पहले फॉलो करना है, वो पहले करना है, फिर देन उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस के, ऐसा पूरा सीक्वेंस में रिवाइज करना है वो 1.5 डेज में भी। तो फ्रेंड्स अभी डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में कि आपने पहले क्वेश्चन ऑफ द डे लिख दिया, चैप्टर वाइज टेस्ट लिख दी, उसके बाद सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, 1.5 दिन में प्लानिंग करके वो भी निपटा दिया सारा। अभी आते हैं एग्जाम के लास्ट 3 घंटे। भाई वो लास्ट के एग्जाम के 3 घंटे में जितना आप परफॉर्म करोगे वो आपके लिए रिजल्ट के लिए वो सिर्फ वो 3 घंटे मैटर करेंगे। बिकॉज उस 3 घंटे में आपको पूरे 1 साल में जो एफर्ट मारा है वो वही टाइम वो 3 घंटे आपको प्रूव करना है। तो शांति से सुनते जाइए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डील करना है। तो पहले तो लास्ट के एग्ज़ाम के 3 घंटे से पहले आपको 15 मिनट मिलते हैं, वो 15 मिनट में एमसीक्यू पेपर देते भी नहीं, अगर गलती से दे भी दे तो भाई साइड में रख देना है, एमसीक्यू को टच भी नहीं करना है। और जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं जो 70 मार्क का, उसमें भी जो पहले कंपलसरी क्वेश्चन है उसको हाथ भी नहीं लगाना है। उसके अलावा जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको आता ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं अगर लिख भी दिया ज़बरदस्ती तो इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बहुत कम है, ऐसा एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना है आपको। और जब आपने एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया फिर से एक बार देख लेना है कि फिर बाकी के 4 क्वेश्चन बच गए, उस 4 क्वेश्चन में भी आपको सीक्वेंस दे देना है कि नहीं भाई ये क्वेश्चन मैं पहले कर सकता हूँ और एक क्वेश्चन मैंने पहले किया तो इसमें चांसेस है कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। फिर देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे आपको 3 क्वेश्चन आई थिंक 1 आवर या 1.5 आवर में ऐसे 3 क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, 3 क्वेश्चन निपटा देने हैं, क्योंकि 3 घंटे में 42 मार्क्स का तो आपका कवर हो गया। अब 1.5 घंटे बाद आपको जो 2 क्वेश्चन पेंडिंग है ना वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं लिखने, आपको 1.5 घंटे बाद एमसीक्यू पर शिफ्ट हो जाना है। 1.5 घंटे बाद जब आप 13 मार्क्स के एमसीक्यू है ना वो एक बार गो थ्रू कर लेना है। बिकॉज जब आपका अभी माइंड एक्टिव हो चुका है, आपने बहुत सारे पढ़ लिया, 1.5 घंटे में जितना भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है वो पढ़ लिया, आपका माइंड अभी एक्टिव सिचुएशन में, और तब आप एक्टिव सिचुएशन में जब एमसीक्यू सोल्व करने जाओगे ना तो रीडिंग स्पीड भी बहुत बढ़िया होगी और आप बहुत कम टाइम में एमसीक्यू जल्दी से सोल्व कर पाओगे। तो इसे आज से मैक्सिमम आधे घंटे में एमसीक्यू सोल्व कर देने हैं। अभी हो गया, अभी 2 से 2.25 घंटा आपका खत्म हो गया, और अभी लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचा फिर आपको लास्ट के 2 क्वेश्चन की तरफ जाना है और ट्राई करना है कि 45 to 50 मिनट्स में वो लास्ट के 2 क्वेश्चन भी खत्म हो जाए। और आपको 5 मिनट ऐसा बफर टाइम रखना है जिसमें आपको पूरा जो पेपर लिखा 3 घंटे में वो एक बार गो थ्रू कर लेना, उसमें कुछ हाईलाइट करना और कीवर्ड अंडरलाइन करना रह गया है तो वो आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने वीडियो को समाप्त करते हो। इस वीडियो में हमने सारा डिस्कस कर लिया है कि ऑडिट में कैसे पढ़ना होता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसका रिवीजन कैसे करना है, 1.5 डेज में क्या करना और यहाँ तक 3 घंटे भी कैसे यूटिलाइज करना, वो सब डिस्कस कर लिया है। तो मेरी तरफ से जितना हो सकता था उतना बेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन नीचे ही आप बस एक बार कमेंट कर देना कि नहीं भाई मुझे ये डिफ़िकल्टी आ रही है, तो वो भी मैं बता। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरे से जितनी हो सकती थी वो मैंने स्ट्रेटेजी तो बता दी जो एक्चुअल में मेरे लिए वर्क की है। बट अगर आपने अपनी खुद की ऐसी कोई टेक्निक और स्ट्रेटेजी निकाली है जो आपके लिए भी वर्क करती है तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दें कि ये नहीं, ये मेरे लिए वर्क की थी, वो दूसरों को भी हेल्प मिल सकती है। इससे क्या होगा कि पब्लिकली सबको हेल्प मिल जाएगी। तो बस फ्रेंड्स थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और मेक श्योर करें कि आपको ये वीडियो अगर दिल से अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें कि जिसको भी ऑडिट में डिफ़िकल्टी आ रही है तो अगर उसकी भी हेल्प हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।